हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पर। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हमारा एम क्या है? देखो, हम कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे जो अभी तक हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, मिरर के बारे में पढ़ा है। उससे रिलेटेड कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं हमारे, वो हम कवर करेंगे। और साथ ही हम देखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। सिर्फ मिरर फॉर्मूला आज देखेंगे। कल उस पर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम उस पर सारे के सारे मिरर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले, वो सब हम कवर कर लेंगे। आज सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन होंगे जिससे आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। आई होप आप रिवाइज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले है हमारा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। हाँ, ये मैं बताना भूल गया था कि यूज़ क्या होते हैं कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या हो। कॉनकेव मिरर क्या होता है बेटा? कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग होता है, याद रखना। कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है। मीन्स ये लाइट रेज को क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो जहाँ पे हमें फोकस चीज़ें चाहिए वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हीकल की हेडलाइट्स। हेडलाइट्स में अब आपको कैसी बीम चाहिए? सामने की रोड आपको क्लियर दिखाई देनी चाहिए, तो आपकी रेज वहाँ पे फोकस होनी चाहिए। ठीक है, स्कैटर नहीं होनी चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? एक डाइवर्जिंग मिरर है जो स्कैटर कर देता है, जो रेज को एक वाइडर एरिया तक फैला देता है। तो व्हीकल की हेडलाइट में तो हमें फोकस चाहिए, तो इसीलिए किस मिरर का यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर का। सर्च लाइट, सिमिलरली सर्च लाइट है आपकी टॉर्च जिसे हम कह देते हैं। ठीक है, उसमें भी डेंटल मिरर्स, माइक्रोस्कोप, शेविंग मिरर हो गया, फर्नेस हो गई, फ्लैश लाइट्स, ऑल ये तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं। या टेलीस्कोप, इन सब में हम किसका यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर का। और सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर कैसे यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। जहाँ पे भी हमें वाइडर एरिया अगर देखना है, मैं चाहता हूँ मेरे को एक बहुत अच्छा खासा एरिया कवर हो जाए मिरर में जो मैं देख रहा हूँ, तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। सनग्लासेस में यूज़ किया जाता है, रियर व्यू मिरर्स में। रियर व्यू मिरर में आपको देखा भी होगा कि एक पूरा का पूरा ट्रक आपको दिखाई देता है। ठीक है ना, ट्रक आपको पूरा का पूरा दिखाई देता है, इतना बड़ा होता है ट्रक, और वो आपको दिखाई दे रहा होता है मिरर में। और सिर्फ ट्रक नहीं दिखाई दे रहा होता, इवन आसपास की रोड भी दिखाई दे रही होती है। तो एक वाइडर एरिया क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो वाइडर एरिया जहां पे भी हमें कवर करना है, मुझे कौन सा मिरर यूज़ करना है? कॉन्वेक्स मिरर। एटीएम्स में, एटीएम्स की जो मशीन है उसमें जो एक छोटा सा लगा होता है सिक्योरिटी के लिए, वो भी क्या होता है? हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। और स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर की तरह जो यूज़ किए जाते हैं वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इनके यूजेस हैं, एक एक मार्क्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। मेनली जहाँ पे हमें फोकस चीज़ें चाहिए वहाँ पे हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमें वाइडर एरिया देखना है वहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करो। देखो, कॉनकेव मिरर ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर। कॉनकेव मिरर का फोकस क्या होता था? कॉनकेव मिरर का फोकस होता है कि ये जितनी भी रेज आ रही हैं, अगर ये रेज पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इन्हें किस पॉइंट पे ये इकट्ठा करेगा? फोकस पे। तो फोकस वो पॉइंट हो गया बेटा जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद, जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद आपकी रेज जो हैं वो इकट्ठी होती हैं। अगर वो रेज पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो सारी की सारी रेज को किस पॉइंट पे इकट्ठा करेगा? फोकस पे। तो फोकस वो पॉइंट होता है हमारा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे ये इसका आंसर भी है कि लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक स्पेशल जगह पे, एक स्पेशल पॉइंट पे जहाँ पे वो इकट्ठी होती हैं,
उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अच्छा, ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20। तो रेडियस दे रखी है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर दे रखा है। स्फेरिकल मिरर दो तरह के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। किसकी है हमें नहीं पता, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20। व्हाट इज द फोकल लेंथ? रेडियस दी हुई है 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ पूछी हुई है। फोकल लेंथ चाहे कॉनकेव की हो या कॉन्वेक्स की हो, ठीक है। फोकल लेंथ रेडियस का क्या होता है, हाफ होती है। हमने जब रे डायग्राम में आपको बनाना सिखाया था उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, रेडियस की हाफ होती है। तो ये क्या आ गया आपका 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर रेडियस हमारी 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी उसकी, 10 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें उस मिरर का नाम बताना है जिससे हमें इरेक्ट भी मिले, मतलब सीधी मिलनी चाहिए, और एनलार्ज बड़ी होनी चाहिए वो मिरर से। अब देखो, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो अगर फोकस और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट रख दो तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको कहां दिखाई देगी, बिहाइंड द मिरर दिखाई देगी, और जो इरेक्ट भी होगी और एनलार्ज भी होगी, जो इरेक्ट भी होगी और एनलार्ज भी होगी। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, सारी की सारी इमेजेस आपकी कहां बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, और ये सारी भी कैसी होंगी, इरेक्ट होंगी। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही क्या देता है, इरेक्ट देता है, बट ये इरेक्ट के साथ साथ डिमिनिश होंगी। यहां पे क्या होंगी, ये डिमिनिश होंगी, मीन्स साइज में ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। हमें पूछा गया है कि भैया एनलार्ज भी चाहिए हमें, इरेक्ट तो होनी चाहिए, वो इरेक्ट के साथ एनलार्ज चाहिए। तो उस केस में मैं किसको प्रेफर करूंगा, कॉनकेव को। अगर मैं यहां से ये वर्ड हटा दूं, ठीक है, अगर मैं ये वर्ड हटा दूं, नेम द मिरर दैट गिव्स इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, कि जो मिरर हमेशा ही क्या दे, इरेक्ट दे। देखो कॉनकेव मिरर हमें इरेक्ट दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक स्पेसिफिक केस में ही देगा जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में होगा। 6th केस जो ये था, ये हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर का। बट अगर आपको हर बार ही क्या चाहिए, इमेज इरेक्ट चाहिए, तो आपको कौन सा मिरर यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स मिरर। आपको कौन सा मिरर यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स मिरर। उसमें आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, आपको हमेशा ही कैसी इमेज मिलेगी, एक सीधी इमेज मिलेगी, और वर्चुअल तो होगी वो। तो वर्चुअल तो ये भी है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, ट्वीक कर दिया है कि इरेक्ट के साथ साथ हमें एनलार्ज चाहिए। अगर वही मैं बता रहा हूँ, एनलार्ज वर्ड अगर आप काट दो, सिर्फ इरेक्ट चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। बट कॉन्वेक्स डिमिनिश दे रहा है, तो इस कारण से हम कॉन्वेक्स को यहाँ पे चूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एनलार्ज इमेज चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, कॉनकेव। हम यहाँ पे कौन से मिरर का यूज करेंगे, कॉनकेव मिरर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कॉनकेव मिरर इज द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या है हमारा, कॉनकेव मिरर। और रीजन मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एनलार्ज के कारण हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर को चूज किया है। अगर एनलार्ज नहीं है, इरेक्ट है, तो हमारा आंसर हर केस के लिए कॉन्वेक्स बन जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स हमें हमेशा ही सीधी इमेज बना के देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो 2 लॉ हैं रिफ्लेक्शन के वो हमें बताने हैं। तो एक लॉ क्या कहता है भैया, जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल होता है, और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है, ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो आपको ऐसे नहीं लिख के आना है, आपको प्रॉपर लिख के आना है, और आपके पास अगर टाइम है तो डायग्राम ज़रूर बना के आएँ। ये आपकी इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये हमारा नॉर्मल हुआ, और नॉर्मल से ये हमारी क्या हुई, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना है वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना है वो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपको पूरा वर्डिंग में आपको लिख के आना है। ये रहा आंसर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो ये थे हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखते हैं, फोकस के बीच में रखते हैं। सबसे पहली बात, कॉनकेव मिरर, ये पोल और ये फोकस। तो मीन्स फोकस के विद इन द फोकस, विद इन द फोकस मतलब इस डिस्टेंस के बीच में अगर आप कहीं पे रखते हो, मीन्स पोल और फोकस के बीच में अगर आप कहीं पे रखते हो, एन लार्ज इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। बिल्कुल सही बात है कि हमने अभी देखा भी है, रे डायग्राम तो हमने बनाए हैं, अभी हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ये चीज़ देखी भी है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज मुझे बिहाइंड द मिरर मिलती है, और जो क्या होती है, एनलार्ज होती है। जो क्या होती है, एनलार्ज होती है। तो ये इमेज होती कैसी है, तो ये इमेज हम सबको पता है, ये इमेज कैसी होती है, ये इमेज वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। ये इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सिंपल सा आंसर था इसका, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ये एक एक नंबर दिया, दो दो नंबर में आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, या 3 नंबर 5 नंबर में ये एक पार्ट बन के आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हल्के में भी मत लेना इन क्वेश्चंस को। तो लिखा हुआ है भैया, जो एनलार्ज इमेज बनी वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन पूछा हुआ है, एंड वाई। तो मैग्निफिकेशन हम सबको पता है, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है 1। देखो उस दिन मैंने आपको लिखवाया था, मैग्निफिकेशन जो होता है +1 होता है, और प्लस का मीनिंग मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसी क्लास में मैं आपको उस प्लस का और माइनस का मीनिंग बताऊंगा, जो मैग्निफिकेशन के आगे आपको साइन जो मिलता है उसका मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, 1। वाई, अब ये वाई क्यों है, देखो मैंने मैग्निफिकेशन आपको बताया था, मैग्निफिकेशन जो टर्म है वो हमारा इमेज के साइज से रिलेटेड है, और ये क्या है, एक मल्टीप्लायर है। ये क्या है, एक मल्टीप्लायर है। इससे आपको पता चलेगा जो आपकी इमेज फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव उसका साइज कितना है, वो आपको मैग्निफिकेशन से ही पता चलेगा। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये 1 क्यों आ रहा है, इसकी वैल्यू 1 क्यों आ रही है, जब दोनों के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। तो बस यही रीज़न है कि इन दोनों की हाइट क्या होती है, सेम होती है। जो इमेज और ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, ये चीज़ हमने देखी भी थी कि अगर ये प्लेन मिरर है, जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, ये अगर प्लेन मिरर है तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट और इमेज की हाइट दोनों की दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैग्निफिकेशन जो होता है प्लेन मिरर का वो 1 होता है, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, सेम होती है। आई होप आपको क्लियर है। और ये रहा आंसर, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। यूनिटी का मतलब क्या होता है, 1। बिकॉज फॉर प्लेन मिरर द साइज ऑफ इमेज फॉर्म इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑफ इमेज होता है, ठीक है, इमेज का जो साइज है वही आपके ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज इट।
तो भैया अगर ये क्या कह रहे हैं, आराम से अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, तो अगर इफ़ द इमेज फाउंड बाय द स्फेरिकल मिरर, कोई स्फेरिकल मिरर है, अब ये स्फेरिकल मिरर आपका कॉनकेव भी हो सकता है या कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ये दो ही आपने पढ़े। फॉर ऑल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हर एक पोजिशन के लिए, मीन्स ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी रखो उसके सामने, इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश, हमेशा ही क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है और डिमिनिश बन रही है। तो ये कौन सा मिरर होगा? तो इसकी अगेन देखो, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, वो आपको हमने ये अभी डिस्कस भी किया है कि अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर लूँ और ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, कहीं पे भी रखूँ, इसकी हमेशा ही इमेज कहाँ पे बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, और वो इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी, हर एक पोजीशन के लिए इरेक्ट होगी, और साथ ही साथ क्या होती है, डिमिनिश भी होती है, छोटी भी होती है। तो ये मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ये मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, एक एक वर्ड को पढ़ते रहो, उसका मीनिंग निकालते रहो, क्या चीज़ बोली है, और आपके क्वेश्चन बड़े आसान होंगे। ड्राई लेबल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। तो आप आंसर लिख देना, और उसके बाद आप दो केस थे कॉन्वेक्स मिरर के, उनमें से कोई भी आप डायग्राम बना देना। तो इसका आंसर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर फॉर सीइंग ट्रैफिक एट द रियर। ठीक है, देखो आपने जितनी भी गाड़ियाँ देखी हैं या आपकी बाइक्स वगैरह पे होती है, तो उसमें साइड मिरर्स जो होते हैं, जिन्हें ORVMs बोला जाता है, ठीक है, जो आपके ORVM होते हैं, या इनको आप साइड मिरर बोल लो, वो कौन से मिरर होते हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। हमने यूजेस में भी देखा कि वो कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ORVMs जो साइड मिरर्स होते हैं, वो कौन से मिरर हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर में ट्रैफिक देखने का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? भैया एडवांटेज तो ये है कि हमें एक वाइडर एरिया देखने को मिलता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा सीधा दिखाई देगा, और एक वाइडर एरिया हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे बिल्कुल क्या आ रहा है। और डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज जब भी आप मिरर पे देखो तो उसमें ना एक लाइन लिखी होती है, द ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, कि भैया जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर में, वो जितना दूर आपको दिख रहा है वो उतना दूर नहीं है, वो उससे पास है। ये उन्होंने वार्निंग दे के रखी होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में आपको जब भी आप अपनी बाइक पे अगर आपका लगा हुआ है साइड मिरर, या आपकी गाड़ी पे लगा हुआ है, उस जाओ और वहाँ पे देखो एक लाइन लिखी होती है, द ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर इन द मिरर। तो भैया ये लाइन आपको लिखी होती है, तो आप ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर सकते। मीन जितनी दूर आपको, अगर आपके पीछे कोई बस है या ट्रक है, ठीक है, जितनी दूर आपको वो दिख रहा है ना, तो वो उतनी दूर होता नहीं है। तो इस टाइम पे आपको, जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो, तो ये चीज़ें आपको क्लियर की जाती हैं। जब भी आप गाड़ी या बाइक चलाना सीखते हो, तो भैया जो मिरर में दिख रहा है वो इतनी दूर नहीं होता। तो एडवांटेज क्या है कि वाइडर एरिया प्रोवाइड कराता है, ठीक है, अच्छा खासा व्यू आप देख सकते हो कि पीछे की ट्रैफिक का। और दूसरी बात, ये करेक्ट डिस्टेंस हमें नहीं देता कि हमारे पीछे जो व्हीकल है वो कितनी दूर है, उसका हमें ये सही डिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कराता। तो ये एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी एक लाइट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में बाउंस कर जाना, ठीक है, कोई एक लाइट आई, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, इससे टकराई और दोबारा से इसी मीडियम में बाउंस कर गई, इस टर्म को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ द रे इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is known as reflection. So the bouncing back of ray of light in the same medium after striking a surface of an object is called reflection. बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको ध्यान रखने चाहिए।
डिफाइन द टर्म एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? मीन्स आई, आर और प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस मतलब जिसमें आपकी सारी की सारी नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये सब। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? बिटवीन किस किस के बीच में होता है भैया? ये नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये किसके बीच में होता है? नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप कैसे डिफाइन कर दोगे? द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट लाइट, ठीक है, एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सिमिलरली आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बता सकते हैं। तो आपके आंसर्स ये हैं, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जहाँ पे सारी की सारी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, वो आपका क्या होता है? प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। वहाँ पे भी मैंने आपको बहुत बार बताया था कि हम जितने भी एंगल हैं वो किससे मेज़र करते हैं? नॉर्मल से मेज़र करते हैं। तो नॉर्मल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम समझेंगे। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है? देखो, रियल इमेज तो आप स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हो, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे आप कैप्चर नहीं कर सकते। रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा ही क्या होती है? इरेक्ट होती है। रियल इमेज जो बनती है वो आपके इंसिडेंट, वो रिफ्लेक्टेड रे जब एक्चुअल में मीट करती हैं, रिफ्लेक्टेड रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती है। बट वर्चुअल इमेज में हम उन रेस को अपने आप धक्के से मिला रहे होते हैं, वो जा कहीं और रही होती हैं, बट हम उनको फोर्सफुली इंटरसेक्ट कराते हैं, तो उस पॉइंट पे जो बनती है वो इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज है। तो ये डिफरेंस है, आपको डिफरेंस लिख के आने हैं। डिफरेंस हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही लिखें, ठीक है? डिफरेंस हमेशा ही टेबुलर फॉर्म में लिखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो रियल इमेज इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, तो आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, ठीक है? ये हमेशा ही क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। ये हमेशा ही क्या होती है? इरेक्ट होती है। और जब ये रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करती हैं तो हमारी रियल इमेज बनती है। और जब ये सिर्फ हमें दिखाई दे कि हाँ कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगी, ठीक है, फोर्सफुली हम इसको मीट कराते हैं, तो हमारी क्या बनती है? वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। कोई भी स्फेरिकल मिरर आप ले लो, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से जब आप इसको क्लोज करोगे, ठीक है, ये मिरर जिस भी स्फेयर का हिस्सा होगा, ये जो मिरर है ये जिस भी स्फेयर का हिस्सा होगा उसके सेंटर से, ठीक है, उसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो भी आपका स्फेरिकल मिरर है, चाहे कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, आपको पता है कि ये किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होते हैं। तो ये है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। तो भैया ये उस स्फेरिकल स्फेयर की रेडियस होती है जिसमें से आपने वो मिरर निकाला है या मिरर वो काटा है, ठीक है? तो चलिए, ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। थ्योरी में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी देखने को मिलेंगे, 1 नंबर में भी, और 3 नंबर में भी यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस फ़र्क क्या होगा, 3 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा उसके इसके साथ एक न्यूमेरिकल और अटैच होके आ जाएगा, मतलब 2 पार्ट होंगे, एक न्यूमेरिकल भी होगा। अच्छा, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो भैया फोकल लेंथ और रेडियस के बीच में जो रिलेशन होता है वो हम पढ़ चुके हैं। R इज इक्वल टू 2F, या फिर हमने लिखा था F इज इक्वल टू R/2। जब भी रिलेशन बताना हूँ किसी चीज़ के बीच में, मैं उसके बीच में इक्वेशन पूछी जा रही है या फॉर्मूला पूछा जा रहा है, ठीक है? तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना साइन कन्वेंशन। ये देखो, आपके जितने भी न्यूमेरिकल चलेंगे उन न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कोई चीज़ है तो वो है साइन कन्वेंशन। आपका न्यूमेरिकल बिना साइन कन्वेंशन के पॉसिबल ही नहीं है कि आप सही आंसर निकाल दो। तो साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। तो साइन कन्वेंशन मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका कोई भी मिरर है। अब देखो, आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो, सबका बताने का अलग अलग तरीका हो सकता है, तो मैं बिल्कुल आपको सिंपल टर्म में बता रहा हूँ जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। तो ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस,
ये मिरर है। अब ये मिरर चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, बेसिकली ये एक क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और वो भी स्फेरिकल। ये एक क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल। अब ये मिरर का क्या है, आपने देखो जितने भी, चाहे आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा चाहे आपने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा गया है ना। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा गया और उसकी इमेज कहीं पे भी बन सकती है। तो मैथ्स में आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे। ये थी हमारी एक्स एक्सिस और ये थी हमारी वाई एक्सिस। तो भैया ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन। ये पॉइंट क्या है आपका, ओरिजिन। इसको हम क्या लेते हैं, ओरिजिन। सिमिलरली हमारा यहाँ पे जो ये पॉइंट है जिसे हम पोल कह रहे हैं, ये आप मान के चलो कि ये क्या है, आपका ओरिजिन है। ये क्या है, आपका ओरिजिन है। बस इतना सा चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे, देखो ओरिजिन के राइट साइड में आप अगर जाते हो, ओरिजिन के राइट साइड में अगर आप जाते हो तो एक्स की वैल्यूज़ कैसी होती हैं, पॉजिटिव। एक्स की वैल्यूज़ कैसी होती हैं, पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ ओरिजिन के राइट साइड में अगर कोई चीज़ है, ओरिजिन के राइट साइड में अगर कोई चीज़ है तो वो सारी चीज़ की वैल्यू आप कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे। चाहे यहाँ पे आपकी इमेज बन रही हो तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। मीन्स इसके राइट साइड में कोई भी चीज़ आपकी आ गई वो क्या है, पॉजिटिव है। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में अगर आप चले जाओ तो वैल्यूज़ कैसी हो जाती हैं एक्स की, नेगेटिव। सेम इस साइड में पोल पे ना एक ऐसे आपको इमेजिन कर लेना, एक ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। रफ में करना है रफ में कर लेना, दिमाग में करना है दिमाग में कर लेना। इसके राइट साइड सारी चीज़ें पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड सारी चीज़ें नेगेटिव, इसके लेफ्ट साइड सारी चीज़ें नेगेटिव। क्लियर है। सिमिलरली अब वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं, अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ आप जाओ तो वाई की वैल्यूज़ भी क्या होती हैं, सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। वाई की वैल्यूज़ भी क्या होती हैं, सारी पॉजिटिव होती हैं। तो इसमें भी ऐसे ही है बेटा। इसको मैं यहाँ से हटा के इधर बना देता हूँ। इधर जाने पे, लेफ्ट साइड जाने पे सारी वैल्यूज नेगेटिव। अगर आप ऊपर जा रहे हो इस प्रिंसिपल एक्सिस से, इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहाँ पे है ये, इस सरफेस से अगर आप ऊपर जा रहे हो तो सारी वैल्यूज अगेन पॉजिटिव। और इससे अगर आप नीचे जा रहे हो, नीचे की तरफ कुछ मेज़र कर रहे हो, आप नीचे की तरफ अगर कुछ मेज़र कर रहे हो तो वो सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। वो सारी वैल्यू आपको कैसे लेनी है, नेगेटिव। क्लियर है। तो यही चीज़ें हैं। अब मैं इसको आपको बता देता हूँ कि कैसे यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हमने ले लिया, ये पोल, फोकस, ये सेंटर, और हमने सेंटर से पीछे क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा, और उसकी इमेज हमें मान लो यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसकी इमेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इमेज हो गया। तो ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ओरिजिन अगर हम इसको पॉइंट को बना लें तो ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में है तो मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस आपका 15 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस क्या है आपका, 15 सेंटीमीटर। जब आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे तो इसकी वैल्यू कैसे लोगे, -15। इसकी वैल्यू कैसे लोगे, -15। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपको यूज करना है तो ये क्या है, -15। अगर मैं इधर बात करूं, ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये है आपका 6 सेंटीमीटर का, ये है आपका 6 सेंटीमीटर। बट ये है किस तरफ, ये कि लेफ्ट साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड में है तो ये भी कैसे यूज किया जाएगा, -6। ये भी हम कैसे यूज करेंगे, -6। अगर वहीं पे दूसरा केस अगर हम लेके चलें, ये फोकस,
ये पोल, और यहाँ पे मैं अपना ऑब्जेक्ट रख दूँ तो यहाँ पे मुझे अपनी इमेज मिलेगी। अब इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में तो ये डिस्टेंस जो भी होगा, ये डिस्टेंस आपका जो भी होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, देखो मैंने जब रे डायग्राम बना रहे थे, जब इन टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रहा था, तो मैं बता रहा था सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा इस बार इमेज का, ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर मैं इधर इसकी हाइट की मेजर करूं, ये हाइट इससे ऊपर बन रही है, तो ये जो हाइट है ये मैं कैसे लूंगा? पॉजिटिव। और ये इमेज इसके नीचे बन रही है, ये मैं कैसे लूंगा? नेगेटिव। ये जो है इसको हम कैसे लेंगे? नेगेटिव। तो आई होप काफ़ी मैसी हो गया है यहाँ पे, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आप पुट करो। तो एक चीज़ देखो, यह है आपका कॉनकेव मिरर और यह है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉनकेव मिरर में आपकी फोकल लेंथ कहाँ पे बन रही है? इधर। इधर आपका क्या बन रहा है? सेंटर बन रहा है। तो मीन्स ये जो आपकी फोकल लेंथ है, ये पोल से इस डिस्टेंस से किधर लाई कर रही है? नेगेटिव वाली साइड, लेफ्ट में लाई कर रही है, तो ये नेगेटिव होगी। मीन्स जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ है वो आपको हमेशा ही कैसे पुट करनी है? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी फोकल लेंथ दे देता हूं 10 सेंटीमीटर है, न्यूमेरिकल में गिवन आया है कि जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर की वो क्या है? 10 सेंटीमीटर। बट जब आप फॉर्मूला में यूज़ करोगे उस 10 को कैसे यूज़ करोगे? -10। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम कैसे यूज़ करेंगे? -10। और अगर मैं इसकी बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, ये है आपका पोल, इसकी फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे बनेगी और ये सेंटर हो गया इसका। फोकल लेंथ जब आपकी किधर बन रही है? राइट साइड में बन रही है। राइट साइड में वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। राइट साइड में वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। तो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। अगर यहां पे हम बोल दें कि फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर है, तो आपको यूज भी कैसे करोगे? उसको +10 की तरह ही यूज करोगे। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब आपको ये याद रखना है, याद रखो, अदरवाइज आपको डायग्राम से पता चल जाएगा भैया फोकल लेंथ किधर बन रही है, इसकी राइट साइड में बन रही है, तो राइट साइड में जो भी चीज़ बन रही है वो मेरी क्या है? पॉजिटिव है। राइट साइड में जो भी चीज़ है वो क्या है? पॉजिटिव है। अब अगर मैं यही सेम बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस लेयर को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इस स्लाइड को, चलो, और इसमें मैं हटा देता हूं ये सब चीज़। फोकल लेंथ हमने हटा दी, और हम बात कर रहे हैं इस बार ऑब्जेक्ट की। इस बार हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की। देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही आप कहाँ रखोगे? आपने यहाँ पे रखा, किधर है? नेगेटिव साइड है। किधर रखा है? नेगेटिव साइड आपने रखा है। कॉन्वेक्स मिरर हो उसमें भी ऑब्जेक्ट आप कहाँ पे रख रहे हो? लेफ्ट में रख रहे हो, मीन्स नेगेटिव साइड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या है? नेगेटिव साइड पे है। ऑब्जेक्ट हमेशा ही यहाँ पे भी क्या है? नेगेटिव साइड पे है। ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या है? नेगेटिव साइड पे है। तो आई होप आपको ये साइन कन्वेंशन क्लियर हो गए होंगे। मेनली आपको ऑब्जेक्ट का और फोकल लेंथ का ध्यान रखना होता है फॉर्मूले में आप जब भी पुट करो। तो हम देखते हैं हमारा मिरर फॉर्मूला होता क्या है।
तो अब हम देखते हैं हमारा मिरर फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, देखो फॉर्मूला है मीन्स कोई ना कोई रिलेशन होगा। मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। अब यहां पे f क्या होती है? f होती है आपकी फोकल लेंथ। f होता है फोकल लेंथ। अब कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और हम इस चीज को देख चुके हैं, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये दो ही मिरर होंगे। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉनकेव मिरर है तो उसकी आप फोकल लेंथ कैसे यूज करेंगे? नेगेटिव। जो भी वैल्यू दी होगी उसको नेगेटिव में आप यूज करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में, मिरर फॉर्मूला में जो आप यूज करोगे वो नेगेटिव यूज करोगे और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव यूज करोगे। नेक्स्ट होता है हमारा u। u क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर से आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, कितनी दूर वो रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें बात करें, इसमें यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है मेरा? u। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है वो हमें क्या बताता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो मैंने आपको बताया, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे? नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कॉनकेव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है। लास्ट आपका क्या है? v। v क्या बताता है आपको? इमेज का डिस्टेंस। v आपको क्या बताएगा? इमेज का डिस्टेंस। अब इमेज देखो आपकी लेफ्ट साइड में भी बन सकती है, राइट साइड में भी बन सकती है। लेफ्ट साइड में बन रही है तो वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। मीन्स अगर आप यहाँ से सोल्व कर रहे हो कोई क्वेश्चन, आपको कोई न्यूमेरिकल आया, आपने इमेज का डिस्टेंस निकाला और आपकी इमेज का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। आपने सारा साइन कन्वेंशन के साथ इस फॉर्मूले में यूज़ करना है। आपने फोकल लेंथ भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी थी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ की और आपकी फाइनल वैल्यू क्या आई? v -30 सेंटीमीटर। तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो इमेज बनी है, आपकी जो इमेज बनी है वो मिरर में लेफ्ट साइड में बनी है। मिरर में किधर बनी है? वो लेफ्ट साइड में बनी है। अब कई बार बच्चे इससे ना ये समझ लेते हैं कि मिरर इमेज कैसी होगी, टाइप ऑफ इमेज समझ लेते हैं। डिस्टेंस है, कभी भी आपको टाइप नहीं पता चलेगा। डिस्टेंस आपको क्या बताएगा कि आइदर लेफ्ट या राइट, या तो लेफ्ट में बनेगी या राइट में बनेगी। इसका क्या मतलब है? आपकी इमेज कहाँ पे बनी है? लेफ्ट साइड में। मीन्स इंडिकेट्स, जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मीन इंडिकेट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन लेफ्ट साइड। मिरर के लेफ्ट साइड में आपकी क्या बनी है? इमेज बनी है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। और लास्ट हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। लास्ट हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन को अगेन हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये फॉर्मूला होता है हाइट की टर्म में अगर आपको यूज़ करना है। हाइट को वो क्या लिख के देखें, देखो मैंने आपको बताया ये हमें साइज़ का एक इंडिकेटर होता है, साइज़ के बारे में बताता है। तो या तो ये, और एक और फॉर्मूला होता है इसका m इज इक्वल टू -v/u। अब यहाँ पे भी जितने भी फॉर्मूले हैं आपको साइन कन्वेंशन के साथ यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी एक नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी -30 आई थी तो यहाँ पे भी आप v की वैल्यू -30 ही पुट करेंगे। ठीक है,
v की वैल्यू -(-30) ही आप ऐसे पुट करेंगे, यहाँ पे जो भी होगा आपका। क्लियर है? तो सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो साइन कन्वेंशन के साथ ही आपको यूज़ करने हैं। तो लास्ट, अब आपसे क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है? देखो, क्वेश्चन में एक तो आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? डिस्टेंस, या बता दो लोकेशन बता दो, वो ऐसे करके आएंगे। डिस्टेंस पूछ लेंगे या लोकेशन पूछ लेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिवली भी हमने यही 3 चीज़ें देखी थी। या तो डिस्टेंस पूछेंगे, डिस्टेंस आपको कौन बताएगा? आइदर ऑब्जेक्ट का हो सकता है या फिर इमेज का हो सकता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ ले, कई बार आपको इमेज दे देंगे, इमेज यहाँ पे बनी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या लोकेशन पूछें तो मीन्स आपको क्या निकालना है? यू की वैल्यू। अगर आपको इमेज निकालनी है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, मीन्स आपको क्या निकालना है? वी की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछें तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है। इमेज का डिस्टेंस पूछे तो आपको कैलकुलेट करना है वी। ठीक है, तो यार डिस्टेंस पूछ सकते हैं, या फिर आपको उनसे ये पूछ सकते हैं कि इमेज क्या होगी? साइज, इमेज का साइज। साइज ऑफ इमेज। अब साइज के बारे में हमें कौन बताता है? साइज के बारे में बताएगा मैग्निफिकेशन। तो यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। तो भैया मैग्निफिकेशन आप कैलकुलेट करो। 2 फॉर्मूले आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के। m इज इक्वल टू, या तो जनरली क्या होगा, अगर u और v की टर्म में होगा तो पहले v और u से क्या निकाल लो? अपनी मैग्निफिकेशन निकालो, फिर आप उसको दूसरे फॉर्मूले में पुट करके आप हाइट निकाल सकते हो इमेज की। ठीक है, अगर m की वैल्यू, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, m की वैल्यू आपने यहां से क्या की? कैलकुलेट की। अगर वो m की वैल्यू 1 आती है, m की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है, तो मीन्स वो इमेज जो होगी वो सेम साइज होगा। m की वैल्यू 1 क्या रिप्रेजेंट करेगी? सेम साइज है। ठीक है, m की वैल्यू लेस देन 1 हुई, अगर 1 से छोटी हुई तो कैसा होगा? डिमिनिश। तो कैसा होगा? डिमिनिश। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई, देखो 3 ही केस हैं, या तो 1 होगी, या 1 से छोटी होगी, या 1 से बड़ी होगी। अगर ग्रेटर देन 1 हुई तो वो आपकी इमेज कैसी होगी? एनलार्ज। तो आपकी इमेज कैसी होगी? एनलार्ज। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सबसे ज़्यादा, कि कहाँ पे आपको कौन सी चीज़ आपको क्या बताएगी। डिस्टेंस पूछा है, लोकेशन पूछी है भैया, ऑब्जेक्ट की या इमेज की, तो कैलकुलेट करो यू या वी। साइज पूछा है, साइज आपको कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन। साइज आपको कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 आया तो इमेज सेम साइज की है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आया, इमेज डिमिनिश है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आया, इमेज क्या है आपकी? एनलार्ज है। और लास्ट में आपसे क्या पूछा जाता है? भैया नेचर भी बता दो, नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज कैसे पता चलेगा हमें? नेचर ऑफ इमेज के लिए अगेन आप कैलकुलेट करो मैग्निफिकेशन। नेचर ऑफ इमेज के लिए आप दोबारा से क्या करो? मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो। 2 फॉर्मूले हैं आपके पास, m इज इक्वल टू -v बाई यू, और या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन फॉर्मूले से आपने क्या करा? मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करा। अब अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसे आ गई? नेगेटिव आ गई, तो मीन्स आपकी जो इमेज है वो कैसी है? इन्वर्टेड। आपकी इमेज क्या है? इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड होगी तो वो कैसी होगी? रियल होगी। इन्वर्टेड होगी तो वो कैसी होगी? रियल होगी। अगर m की वैल्यू क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, m की वैल्यू क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो वो इमेज क्या होगी? आपकी इरेक्ट होगी,
और जो भी इरेक्ट होगी तो वो कैसी होगी, वर्चुअल। हमने रे डायग्राम्स में भी यही सब चीज़ें निकालनी देखी थी कि भैया इमेज रियल है, वर्चुअल है, ठीक है, उसका साइज़ कैसा है, सेम साइज़ की है, डिमिनिश है, एनलार्ज है, और वो कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है, सेंटर पे बन रही है। तो वो चीज़ें आपकी लोकेशन, ठीक है, लोकेशन लिखी थी। यहाँ हमने जब हम रे डायग्राम कर रहे थे तो हमने इसको पोजीशन की टर्म में लिखा था, पोजीशन। तो पोजीशन अगर आपको कैलकुलेट करनी है, यू और वी कैलकुलेट करो। साइज बताना है, छोटी है, बड़ी है, सेम साइज की है, एम की वैल्यू से चेक करो। 1 आ रहा है, सेम साइज, 1 से बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, एनलार्ज, 1 से छोटी आ रही है, डिमिनिश। और लास्ट में नेचर बताना था तो एम की वैल्यू बताएगी। तो यहाँ पे अब वो जो चीज़ आपकी लिखी थी कि प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए एम की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। तो 1 का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 क्या बता रही है, सेम साइज। 1 क्या बता रहा है, सेम साइज। और m में जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या बता रहा है कि वो वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब आपको समझ आया प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हम +1 क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसमें इमेज क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो इसलिए प्लस साइन क्या बता रहा है, वर्चुअल इरेक्ट। 1 की वैल्यू क्या बता रही है, सेम साइज। तो आई होप आपको इस लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा उसमें हम पूरे के पूरे सिर्फ न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे, हमारे सारे न्यूमेरिकल चलेंगे, ठीक है। मिरर पे जितने भी हैं, मिरर आपका कंप्लीट हो गया है, रिफ्लेक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बस आपके न्यूमेरिकल्स करने रहते हैं, फिर हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।